नमस्ते भैया बहनों। अपन ने कल हिंदी साहित्य के संबंधित अपन ने विभिन्न भाषाओं के कालखंड और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अपन ने उनका विवरण कर लिया था। अब उसके आगे की चीज़ों को अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो, आज सर्वत्र खड़ी बोली की प्रमुखता है, विशेषतः नगरों में। इसलिए क्षेत्रीय बोलियों का अस्तित्व खतरे में है। इस प्रवृत्ति का अंकुश बोलियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हिंदी के विविध रूप, यानी हिंदी के कितने रूप है वो अपन पढ़ेंगे। हिंदी के विविध रूप है उर्दू, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी और हिंदी। यानी हिंदी को अपन विभिन्न रूपों के माध्यम से भी पढ़ते भी है ना। हिंदी को उर्दू नाम से जाना जाता है, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी और हिंदी। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। हिंदी में दो प्रकार के स्वनिम है, खंडेतर स्वनिम। स्वनिम उच्चरित भाषा लघुत्तम इकाई है जो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट करती है। खंडे स्वनिम, जिन स्वनियों को अलग अलग खंडित किया जा सके वे खंडीय स्वनिम कहलाते हैं। खंडीय स्वनिम की अलग सत्ता होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर स्वनिम और व्यंजन स्वनिम। खंडेतर स्वनिम, जिन स्वनिम को अलग अलग खंडित नहीं किया जा सकता वे खंडित स्वनिम होते हैं। और इसके कितने 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? अनुदान, बालाघात, दीर्घता, अनुनासिकता और संहिता, है ना। हिंदी शब्द रचना। हिंदी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है ना। जो विकारी शब्द है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जबकि अविकारी शब्द के अंतर्गत अवयव 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। यदि इसको अपन मोटे तौर पर समझे कि विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर क्या होते हैं, जिनको अपन बदल सकते हैं। और अविकारी शब्द वह होते हैं जिनको संज्ञा वचन लिंग के कारक के आधार पर नहीं बदल सकते, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। ये इनकी डेफिनेशन बता दी मैंने। आगे, हिंदी में नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास द्वारा होता है। यदि अपन हिंदी में नए शब्द बनाना है तो अपन 4 प्रकार से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग की सहायता से भी अपन नए शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय की सहायता से भी, और संधि समास द्वारा भी अपन नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। संधि, दो वर्णों के पास पास आते हैं तो उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना। यदि अपन दो वर्ण, संधि किसको बोलते हैं? जब संधि में दो पद होते हैं, है ना। चलो मैं इसको आपको एक थ्योरी के द्वारा बताऊँ। मैं आपको परिभाषा का मतलब बता रहा हूँ, है ना। जब अपन संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, विद्यालय। ठीक है। अब विद्यालय को मैं संधि विच्छेद करूँगा तो विद्या धन आलय। प्रथम दृष्टि में हम देखते हैं कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, उसमें विकार उत्पन्न होना चाहिए ना। तो पहले पद का ये अंतिम वर्ण क्या है इसमें? आ, है ना। इसको मैंने स्वर रहित कर दिया, वो इधर आ। तो देखते ही पाया गया तो स्वर संधि हो रही है। लेकिन देखो, विद्यालय में जब अपन इसको वापस शब्द के रूप में लिखते हैं तो ये आ की मात्रा इधर हो जाती है ना। दोनों में समय, यानी दोनों में विकार उत्पन्न होता है। यदि किसी में विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसको संधि विच्छेद भी नहीं करेंगे, उसको संयोग का पद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बैलगाड़ी, है ना। अब बैलगाड़ी को आप संधि विच्छेद करो, बैल और गाड़ी, यानी इसमें किसी भी प्रकार का, दोनों पदों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी इसको हम संयोग का पद कहते हैं। यानी संधि विच्छेद का यदि मेन कॉन्सेप्ट समझे तो यदि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उसको हम संधि नहीं कह सकते, उसको संयोग का पद कहते हैं, है ना। ठीक, आगे। और संधि 3 प्रकार की होती है, और अपन इसको डीप में जब संधि वाला प्रकरण चलेगा तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। स्वर संधि, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग का विसर्ग से मेल होता है। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, आयद। यानी स्वर संधि में 5 प्रकार से अपन मेल करते हैं।
है ना, क्योंकि स्वर कितने होते हैं 11, और 11 का अपन 11 ही बार अपन उसका जोड़ा बनाएंगे तो कितने हो जाएगा 121, यानी कि जो स्वर संधि होती है उसमें 121 बार इन आपस का स्वर से भी मेल होता है, समान जातियों का भी स्वर से मेल होता है, विषम जातियों से समान यानी स्वयं से भी होता है और प्रत्येक से भी होता है। तो इस प्रकार इनके जोड़े कितने बनेंगे 111। तो इस और इन 111 स्वरों को ही जोड़े को ही अपन 5 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, जब अपन संधि और प्रकरण चलेगा, आप क्या हम साहित्यिक दृष्टि से इनको अपन मुख्य रूप से समझ रहे हैं। आगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में देख लो आप, यहाँ प्रत्येक संधि का एक एक उदाहरण दे रखा है ना, पांचों संधि के। दीर्घ संधि हिमदनालय, इसमें पहला म के साथ म जुड़ा हुआ है यहाँ, तो हम जानते हैं कि स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो दीर्घ संधि होती है। शब्द बना हिमालय। परोपकार का जब अपन विच्छेद किया तो पर उपकार, यानी कि यहाँ पे अ और यहाँ पे उ, यहाँ पे गुण संधि बन रही है। यहाँ पे इत्यादि में इतिधन आदि यण संधि हो रही है। सदे में सताधन एव वृद्धि संधि हो रही है। पोधन अन अयादि संधि हो रही है। ठीक। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। सच्चरित्र, तो सतधन चरित्र, मनोरथ का मन धन रथ। उपसर्ग, शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दार्थ जो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे उपसर्ग कहलाता है। इन्हीं में संस्कृत में तद्भव, हिंदी के विदेशी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। यहाँ एक एक उदाहरण प्रस्तुत है ना। उपसर्ग इसको बोलते हैं जो शब्द से प्रारंभ में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो आप, प्रकार, प्रकार में प्र उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या है तत्सम। कु जो है ये तद्भव उपसर्ग है, तो जब पुत्र के साथ में जुड़ा तो कुपुत्र हो गया। गैर हाजिर अंग्रेज अरबी फारसी का उपसर्ग है, गैर हाजिरी हो गया इसमें शब्द। हाफ पेट, हाफ पेट में पेट शब्द मूल शब्द है और इसमें हाफ जुड़ गया तो क्या बना हाफ पेट, यानी कि ये भी अंग्रेजी का उपसर्ग है। उसमें प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। सुंदर, तो सुंदरता में ता प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया सुंदरता। राधा में ए प्रत्यय जुड़ गया तो राधे। प्रेम में ईल प्रत्यय जुड़ गया तो प्रेमील। और नाम में वर प्रत्यय जुड़ गया तो नामवर हो गया, और निंदा में अक प्रत्यय जुड़ गया तो निंदक हो गया, है ना। ठीक। समास, दो शब्दों का मेल समास कहलाता है ना। समास किसको बोलते हैं, दो शब्दों का मेल करते हैं अपन, है ना। और संधि में क्या करते हैं, दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, इसमें मेल नहीं, इसमें अपन समाज को पास पास में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ राजकुमार एक शब्द है, राजकुमार को अपन ने जब इसका अपन शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो राजा कुमार। तो देखो प्रथम दृष्टि से हम पाते हैं कि इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। देखो अब राजा ऐसा ऐसा अपन ने यहाँ पे लिख दिया राजकुमार, लेकिन यहाँ पे समाज बन रहा है। समाज भी कौन सा, राजा का कुमार। तत्पुरुष समाज की विशेषता क्या होती है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, है ना। तत्पुरुष, तत्पुरुष दिगो, और इसमें द्वंद्व सम नहीं, तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु, इन तीनों समाज में उत्तर पद प्रदान होता है। और इसमें अव्ययी भाव समाज में क्या होता है, प्रथम पद प्रदान होता है। और द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रदान होते हैं, और बहुब्री समाज में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है इसमें, है ना। जब अपन इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अपन केवल मोटे तौर पे हिंदी साहित्य के रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें का अंग आते हैं वो अंगों को अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे समाज दे रखे अविभाव समाज में, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है अविभाव समाज का, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समाज जेब कट, तो जेब को काटने वाला। कर्मधारय में नील गगन, तो नीला है जो गगन। बहुब्री में चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके अर्थात शंकर जी। द्विगु त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण यानी हरा बहला आंवला। द्वंद्व माता और पिता यानी माता और पिता। ठीक। अब समाज की पहचान, समाज की पहचान को अपन पढ़ लेते हैं। अविभाव समाज में प्रथम पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रदान होता है। बहुब्री समाज में अन्य पद प्रदान होता है। द्विगु समाज में पहला पद संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समाज में विशेषण उपमेय होता है। इनकी पहचान ये होती है। संस्कृत में पदों की प्रधानता की दृष्टिकोण रखकर प्रथम चार समाज ही माने जाते हैं, है ना। संस्कृत में जो समाज होते हैं वो चार प्रकार के समाज ही होते हैं। हिंदी वाक्य रचना, है ना, हिंदी को अपन वाक्य रचना किस प्रकार कर सकते हैं उसको अपन समझ रहे हैं। शब्दों के सार्थक समूह जिसमें वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, अन्वय और पदक्रम।
या दो शब्द दे रखे यथा राम ने मोहन को पीटा या मोहन ने राम को पीटा। ठीक, ये वाक्य की रचना समझना है आपको। जब वाक्य शुद्धि का बिंदु आएगा ना, उसको अपन एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना। अपन सिर्फ हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से इसको मोटे तौर पे अपन सिर्फ पढ़ रहे कुल मिला के। आगे पहले वाक्य में राम ने पीटने की क्रिया संपन्न की और मोहन कर्म है। राम करता है, परंतु दूसरे वाक्य में मोहन ने राम को पीटने की क्रिया संपन्न की, अतः मोहन करता है और राम कर्म है ना। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो कहा जाता है वह उद्देश्य, विधेय होता है। और उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। राम ने किताब पढ़ी, राम उद्देश्य है, किताब पढ़ी है विधेय हो गया। यानी कि कर्ता के अलावा जो भी शब्द में बसता है वो सब क्या कहलाता है, विधेय। काम करने वाला राम, इसको अपन उद्देश्य बोल सकते हैं। विधेय किसको बोलते हैं, जो राम के अलावा जो कुछ बचा है शब्द में वो सब विधेय होता है। वाक्य के गुण, वाक्य के तीन गुण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और पदक्रम, है ना। आकांक्षा, योग्यता और पदक्रम। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की जो स्वाभाविकता उत्कंठा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। यदि वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोधन में सहायता हो तो उसे समझना चाहिए, वाक्य की योग्यता गुण विद्यमान है। वाक्य में प्रयुक्त पदों और शब्दों की विभक्ति स्थान के पदक्रम कहा जाता है ना। ठीक है, ये इसकी मतलब वाक्य में किन किन चीज़ों की होती है वो इसमें दे रखा है गुणों के आधार पर, है ना। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वे केवल एक क्रियापद होता है, अर्थात एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना, राम ने पुस्तक पढ़ी। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या मिश्रण वाक्यों में संयोग से द्वारा जोड़ दिया जाता है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता रखता है तथा वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। यानी जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो कभी भी एक दूसरे का आश्रित नहीं होते। यदि एक वाक्य लिख दे तो भी वो सरल वाक्य माना जाएगा, है ना। ठीक है, मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक शेष आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्रित उपवाक्य सहायक उपवाक्य होते हैं जो तीन प्रकार के हो सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे मैंने सरल लिखा, मैं घर गया, सरल वाक्य हो गया, मैं घर गया और सो गया। संयुक्त वाक्य, देखो संयुक्त वाक्य में अपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि ये स्वतंत्र होते। मैं घर गया, यदि इस वाक्य को अपन हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाक्य माना जाएगा। और हटा दे, इसको भी अपन अलग कर दे, सो गए, तो भी ये वाक्य माना जाएगा। हाँ, बस फर्क ये रहेगा कि इसमें वो नहीं है, कर क्रिया नहीं है, ये करता नहीं है। लेकिन इधर देखो, यह वही लड़का है जो कल बाजार से मिला था। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि अपन इस शब्द को हटा दें, है तो ये क्या हो, जो कल बाजार से मिला था, क्या मिला था, इसमें ना करता है ना ये ना कर्म है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। तो कुल मिला के मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि एक वाक्य को अपन हटा दें तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, जबकि संयुक्त वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ठीक है, अब अपन अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, नहीं बहुत सारे भेद होते हैं इसमें। तो पहला है विधानार्थक वाक्य, यानी कि इसमें राम घर गया। निषेधात्मक राम घर नहीं गया। आज्ञावाचक राम घर जाओ, है ना। शब्द से अपन समझ रहे, विधान यानी कि कुछ हो रही है, निषेधात्मक यानी नकारात्मक भावना, आज्ञा यानी आज्ञा दे रहे हैं, राम घर जाओ। ठीक, इसके और प्रकार भी है। आगे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या राम घर गया। विस्मय बोधक वाक्य में अरे राम घर गया। इच्छावाचक में भगवान राम का भला करे। संदेहार्थक में श्याम घर गया। संकेतार्थक में यदि आप आते तो राम घर जाता। वाच्य किसको, वाक्य में तीन वाच्य होते। वाक्य की दृष्टि से वाक्य में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से, कर्तव्यवाच्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाचक, भाव की प्रधानता भाववाचक। कर्तव्यवाचक में कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे राम घर गया अर्थात राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाचक में कर्म की प्रधानता होती है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। भाववाचक भाव की प्रधानता, राम में पुस्तक पढ़ी जाती है। प्रयोग
तीन प्रकार के वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से होते हैं, है ना। जैसे कर्तरी प्रयोग यथा यथा यानी कि मोहन घर गया, राम घर गया। कर्मणि प्रयोग तथा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। भाव प्रयोग मोहन ने से पुस्तक पढ़ी गई। कर्ता के प्रयोग से कर्ता की, कर्मणि प्रयोग से कर्म की तथा भावे के प्रयोग से भाव की प्रधानता होती है तथा इसी के अनुरूप क्रिया होती है। ठीक है ना। तो अपन हिंदी साहित्य क्रम पढ़े, अब अपन इसको राजनीतिक दृष्टि से अपन पढ़ते हैं, यानी कि राजनीतिक कार्य में हिंदी का क्या महत्व है ना, क्या स्थान दिया गया, उसको अपन पढ़ेंगे। राजभाषा, है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा को अपन पढ़ते हैं। राजभाषा यानी क्या होती है? राजभाषा का अर्थ संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान में प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत में संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं हो जाती। प्रारंभिक में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि की अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यानी कि जो हिंदी थी उसका 1965 तक पूरी तरीके से पूरे भारत में इसका हुकूमत करनी थी हिंदी भाषा की, लेकिन क्या कारण था कि अंग्रेजी हटा नहीं पाई। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण, है ना, कुछ लोग विदेश में पढ़ाई करने जाते थे तो वो जो बड़े पद पर वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हटे, तो उनके कारण भी 1965 में अंग्रेजी नहीं हटा पाए। केंद्र सरकार की राजभाषा अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत हुई इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यह पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज के प्रांतीय भाषा होने के साथ साथ अंग्रेजों में हो रहा है। आगे निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की भाषा स्वीकृत नहीं की, किंतु व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। यानी कि हमारी जो राजभाषा है वो केवल हिंदी है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ जो पढ़े लिखे वो अंग्रेजी को बोलना ज़्यादा ही अच्छा समझते हैं कि अंग्रेजी में ही सब कुछ है ना, लेकिन कुछ राज्यों की भाषा उनकी जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके आधार पे भी, जैसे अभी मैंने नाम बोला था हिंदी प्रदेश राज्य मैंने बोला था उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इन राज्यों में हिंदी इनकी राजभाषा है, यानी राजकीय कार्य इनकी भाषा में होता है। जबकि पंजाब में और जैसे अन्य राज्य, जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। इन कार्यों मतलब इनके सरकारी कामकाज में इन्हीं की भाषा का उपयोग किया जाता है। इनकी जो प्रादेशिक भाषा जहाँ की बोलचाल की भाषा है उसी का इनका प्रयोग। कुल मिला के संविधान में जिस क्षेत्र में जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित उसी को वहाँ की राजभाषा घोषित की गई, ताकि उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत। लेकिन अंग्रेजी भी सब जगह प्रयोग होती है, क्योंकि उसको अभी तक कोई हटा नहीं पाया। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है, जबकि कोई भाषा अपने महत्व का कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग पर जनता द्वारा अपना ली जाती है, वह शुद्ध राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्योंकि यह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरी है। राजभाषा का अभिप्राय देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करते हैं, अर्थात वे संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा क्या होती है? जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जिसमें सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, है ना, लेखन संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषय प्रावधान किए गए और यह स्पष्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्पष्ट कि हिंदी भारत की राजभाषा तो है, साथ ही भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने का राष्ट्रभाषा भी है। स्पष्ट है कि
हिंदी भारत की राजभाषा तो साथ ही बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने का राष्ट्रभाषा भी, किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, और राष्ट्रभाषा देश के संविधान को लेना देना नहीं है। राष्ट्रभाषा उससे बोलते हैं जी देश के सर्वाधिक लोग बोलते हैं, लेकिन वो राजभाषा नहीं है, क्योंकि कागजी कार्यवाही में हिंदी को राजभाषा माना है ना। और राष्ट्रभाषा वो होती है जिसका सबसे ज़्यादा बोलबाल होता है ना, वो अपना स्थान प्राप्त नहीं करती, वो स्वयं अपना स्थान बना लेती है। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण, राष्ट्रभाषा के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए उसके अपन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार की किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज या राज चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा की उसके आत्मगौरव और असीमता का प्रतीक होती है। भारत बहुभाषीय राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई, विभिन्नता में एकता। भारत दुर्बलता न होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, राजस्थानी गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसे अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहृत होती है। प्रश्न यह है कि इनमें किस राष्ट्रभाषा माना जाए, क्यों? सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों का विचार कर लेना चाहिए, और इसके बाद अपने को क्या करना चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए राष्ट्रभाषा से, यह देखना चाहिए कि भारत में कौन सी भाषा गुण सर्वाधिक मात्रा में, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। सामान्यतः गुण निम्नलिखित है। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उच्च कोटि में साहित्यिक रचना हुई हो, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हो, उसका व्याकरण सरल नियमबद्ध हो, उसकी लिपि सुस्पष्ट और वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा में गुण विद्यमान नहीं है, अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। ठीक है ना। ये जो जितने भी शर्तें बताई, ये सारी शर्तें हिंदी में लागू हो रही है, इसलिए यही हो सकती है। आगे हिंदी उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनते क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का विरोध करते रहे, किंतु यह ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी में वर्चस्व को समाप्त कर देगी। यानी कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, कोई संदेह नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये अपना प्रभाव इतना सब दूर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देगी कि पूरी तरीके से अंग्रेजी को समाप्त कर देगी ये, है ना। क्योंकि जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा रहेगा वही चीज़ व्यवहार जीवन में सब ज़्यादा उपयोगी होगी। राजभाषा हिंदी संवैधानिक स्थिति है ना, मतलब संविधान में इसकी क्या कंडीशन है वो अपन पढ़ते हैं ना। संविधान सभा के सम्मुख एवं महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से स्पष्ट निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष की काल अवधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही हो। ये भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक, धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थे। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 345, 46 और 47 क्या बोलता है, प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। और 48 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद और विधानमंडलों की प्रस्तुत विधेयों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला है। और अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियाँ अधिनियम है। और अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायत दूर करने के लिए आवेदन की प्रयुक्त की जाने वाली भाषा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के लिए सुविधाएं उपलब्ध है ना। यदि किसी को कोई भाषा समझ में आए तो अनुच्छेद 350 से कहता है कि आप अपनी मातृभाषा में
अपनी समस्या को समाधान के लिए आप किसी भी कागजी कार्यवाही को कर सकते हो। ये क्या बोलता है 350 अनुच्छेद ये अपने को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 351 सरकार के उन कर्तव्यों का दायित्व का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार का विकास के लिए करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुसूचना संख्या 59/254 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजन की हिंदी भाषा आदेश 1955 में जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जा सकता है। जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद के प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश के सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, संधियां एवं ऋणों के लिए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी का वह स्थान दिया गया है जो कि राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणाम अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी में स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। मतलब चाहते थे चीज़ें हट सकती थी, है ना, लेकिन कारण क्या थे कि कुछ अंग्रेजी भक्त हैं वो ज़्यादा ही अंग्रेजी बोलते, इसलिए हिंदी को ज़्यादा स्थापित कर रहे कागजी कार्यवाही में। आगे, राजभाषा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 344 में अनुपालन राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा का आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों के इसके 20 सदस्य मनोनीत किए, उपयोग में अपनी 19 सिफारिश प्रस्तुत की। राजभाषा अधिनियम 1976 क्या बोलता है? इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने से कुछ प्रभावी कदम उठाए गए। इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। भारत संघ की राजभाषा 3 वर्गों में विभक्त थी, है ना। क वर्ग में जो ये जहाँ की राजभाषा क्या थी, जिस प्रदेशों की राजभाषा हिंदी थी, उसमें कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ एवं संघ क्षेत्र दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश है। और ख वर्ग में क्या कौन सा रखा गया? इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप में रखा गया। ग श्रेणी में सभी प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र ग श्रेणी में रखे गए। इस वर्गीकरण के उपरांत यह निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय कार्यालय की क श्रेणी में राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो हिंदी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जाएगा। ख श्रेणी के राज्यों के पत्र व्यवहार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। ख श्रेणी में जो राज्य है वहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ग वर्ग की श्रेणी में राज्यों के पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा, क्योंकि जो ग श्रेणी में जो राज्य है वहाँ की मूलतः मात्र ये क्या है, राजभाषा अंग्रेजी ही है ना। केंद्रीय कार्यालय में हिंदी में अवगत पत्रों के उत्तर अनिवार्य हिंदी में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कार्यालय में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी अंग्रेजी टिप्पणी में लिख सकते हैं। कुल मिला के जो स्थान अंग्रेजी का संविधान में स्थान नहीं है, उसके बावजूद भी वो सब जगह उसका उपयोग है। क्यों? क्योंकि विदेश शिक्षा के प्रभाव के कारण। जहाँ 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वहाँ टिप्पणी, प्रारूप आदि काम केवल हिंदी में ही करने का कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय में प्रधान का यह दायित्व होगा कि वो राजभाषा अधिनियम को उपबंधों के समुचित अनुपालन कराए। स्पष्ट है कि संविधान दृष्टि से हिंदी में स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार का कार्यालय में नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिंदी अपना राजभाषा का दर्जा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकती है ना। मतलब पूरी तरीके से कोई भी लेटर्स इसमें नहीं आ सकता। राजभाषा हिंदी की समस्या है। कारण क्या है, इसको राजभाषा सारे लोग क्यों नहीं मानते? वो उसकी मेन समस्या अपन पढ़ रहे हैं ना। हिंदी पूर्णतः राजभाषा नहीं बन सकती। इसके कुछ प्रमुख कारण, यानी कि कागजी कार्यवाही में हिंदी राजभाषा है लेकिन पूर्णतः रूप से नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? उसके कारण है, अधिकांश सरकारी अधिकारी अंग्रेजी के पक्के भक्त हैं। वे अंग्रेजी की ही माध्यम से चयनित होकर राजकीय सेवा में आए हैं। इस कारण से हिंदी का प्रयोग करने के प्रस्ताव फाइलों में दबे रह जाते हैं। अंग्रेजी की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है। अंग्रेजों ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया, इसलिए अंग्रेजों का व्यवहार करना लोग उच्चता और गौरव का प्रतीक समझते। लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति से लगाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई। हिंदी में वर्णमाला 52 अक्षर, इसलिए टाइपराइटिंग, कंप्यूटर में छापे रखाने के काम हिंदी में उतनी शीघ्रता से नहीं हो पाता जितनी शीघ्रता से अंग्रेजी माध्यम में होता है। आगे, विदेशों के संपर्क के माध्यम से अंग्रेजी में विदेश जाने से इच्छुक लोग अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए पूर्णतः
अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं और उसी के चिंतन में लगे रहते हैं और हिंदी का व्यवहार भूलकर भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट, अधिकांश जिला कोर्ट भी अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए वकील, न्यायाधीशों आदि के अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। ये समस्या हिंदी के राजभाषा बनने के मार्ग में बाधा बनी हुई, इनका समाधान निम्न उपाय द्वारा किया जा सकता है। मतलब अपन हिंदी को किस प्रकार से इन चीज़ों से दूर कर सकते हैं, है ना। नंबर 1, अंग्रेज भक्त सरकारी अधिकारी धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि नए आने वाले अधिकारी अंग्रेजी भक्त न बन पाए तो हिंदी राजभाषा बन सकती है। अधिकारियों की मानसिकता बदलने से हिंदी राजभाषा बन जा सकती है। स्वाभाविक है कि भावनाओं को जागृत करना, स्वाभिमान की भावनाओं को जागृत करके ही अंग्रेजी के व्यवहार को गौरवपूर्ण और हिंदी के व्यवहार को हीनता समझना दूर किया जा सकता है। देशभक्ति राष्ट्रीय और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव शासन नहीं जगा सकता, यह कम हिंदी भक्तों को ही करना पड़ेगा। टाइपराइटिंग कंप्यूटर एवं छापेखाने में हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप सुधार करके इनमें हिंदी के माध्यम से तीव्र गति से कार्य किया जा सकता है। विदेशों के संपर्क में सभी को नहीं करना पड़ता। विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। IAS, IPS में हिंदी माध्यम अपनाया जाने लगा है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश कुछ कार्य हिंदी में करने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की कि सभी सरकारी कामकाज हिंदी में किया जाए। ठीक है, कुछ जगह तो हो रहा है लेकिन सब जगह नहीं हो रहा है। संपर्क भाषा किसको बोलते हैं? दो व्यक्तियों की विभिन्न भाषा भाषी को उस भाषा की में बात करते जिससे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क में कम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं, है ना। ये वैज्ञानिकों के नाम भी याद रख लेना, है ना, कवियों के, इसलिए अपन इसको डीप में पढ़ रहे हैं, है ना। आज अंग्रेजी भाषा की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप से में है क्योंकि वह विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क का काम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तत्पर संपर्क करने के लिए हिंदी का व्यवहार करें, तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा सही दर्जा पा सकेंगे, है ना। कारण कि जो अंग्रेजी भाषा है वो संपर्क भाषा भी है, इसलिए भी लोग हिंदी का उपयोग कम करते हैं ना। मानक भाषा, अब मानक भाषा क्या होती है? हिंदी के कई क्षेत्रीय रूपांतरों है, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि उसका मानकीकरण किया जाए। मतलब उसका हर कुछ लिपि होती है जिसमें भाषा की एकरूपता स्थापित की जा सके। ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो, जिसका एक परिनिष्ठ रूप निश्चित हो गया हो, वो मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियाँ उपभाषाएं हैं तथा उनके अनेक क्षेत्रीय भेद भी है। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली हिंदी को ही मानक हिंदी कहा गया है। यही खड़ी बोली हिंदी शिक्षा का माध्यम है, यही पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है तथा यही हिंदी संचार माध्यम में प्रयुक्त होती है। अहिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी क्षेत्रों में भी इसी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसे मानक हिंदी, परिनिष्ठ हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत हिंदी में बोलियां समाविष्ट ही नहीं है। यह हिंदी का वह स्वरूप है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नगरों में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयुक्त होता है। मतलब कि हिंदी में जो बहुत सारी उपभाषा भी होती है लेकिन जो खड़ी बोली उसको ही मानकीकरण किया गया, यानी कि सभी जगह उसी का उपयोग किया जाता है, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार में, है ना, संचार की भाषा में। भाषा और बोली में क्या अंतर है ना? भाषा और बोली में मोटे तौर पर विभाजन रेखा खींचा पाना कठिन है ना, क्योंकि भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तब बोली बन जाती है ना। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तब भाषा बन जाती है। मोटे तौर पर भाषा और बोली में निम्न अंतर है। भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है और उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। एक भाषा के अंदर कहीं बोलियाँ हो सकती हैं किंतु एक बोली के अंदर कहीं भाषा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियाँ हैं। बोली के अंतर्गत उपभाषा हो सकती है। अवधि के अंतर्गत वेशवाड़ी एक उपबोली है। एक भाषा की बोलियां के बीच पारस्परिक बोधगम्यता होती है किंतु दो भाषाओं के बीच में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। कन्नौजी बोलने वाला व्यक्ति अवधी तो तथा अवधी बोलने वाला कन्नौजी को समझ सकता है, क्योंकि एक ही भाषा हिंदी की दो बोलियां हैं, किंतु हिंदी बोलने वाला तमिल को और तमिल बोलने वाला हिंदी को नहीं समझ सकता है। 4, भाषा का एक मानक रूप होता है किंतु बोली का नहीं। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन, प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल तथा लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। 6,
बोली का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल के लिए किया जाता है, जबकि अपने क्षेत्र से बाहर लोगों के साथ संपर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राय यह माना जाता है कि बोली का प्रयोग अशिक्षित ग्रामीण द्वारा किया जाता है, जबकि भाषा का प्रयोग शिक्षित द्वारा नगर निवासियों द्वारा किया जाता है। सबकी धारणाएं अलग अलग। आगे, भाषा से बोली बनती है, बोली से भाषा नहीं। भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, बोली का नहीं। भाषा बोलने वाले की संख्या अधिक होती है, जबकि बोली बोलने वालों की संख्या सीमित होती है। किंतु भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है, जबकि अवधि बोलने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ की होगी। हिंदी के विविध रूप। हिंदी के कौन कौन से रूप है उसको अपन डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी की देखा जाए तो उर्दू, रेख्ता, है ना, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ये 4 इसके रूप है। इसको अपन पढ़ लेते हैं, है ना, क्या कहना चाहता कुल मिला के। उर्दू शब्द का प्रयोग उस बोली के लिए हो रहा है जो प्राय मुसलमानों की बोली है तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। विस्तृत उर्दू और हिंदी दोनों का जन्म खड़ी बोली से हुआ है तथा इन दोनों के संज्ञा शब्दों का ही प्रमुख अंतर है। विद्वानों का मत है कि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं परस्पर बोलबहने हैं। वस्तुतः उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है, यही खड़ी बोली की एक शैली है जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को अधिकता रहती है और जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बोली को अपनाने हुए थे, किंतु कालांतर में अंग्रेजों ने उर्दू को मुसलमानों की बोली और हिंदी को हिंदुओं की बोली कहकर इसके प्रति भाषागत वैमनस्य का बीज बो दिया। विमर्श यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गलत धारणा उत्पन्न करते। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहार मानी जाती है, जिसकी रचना 8वीं-18वीं शताब्दी में हुई। उर्दू के प्रसिद्ध शायर एक लेखक निम्न है। कौन कौन से? जोग, जफर, दाग, गालिब, साहिर, लुधियानवी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, फिराक, गोरखपुर आदि ये उर्दू के क्या है, लेखक है। ठीक, अब अपन रेख्ता को पढ़ते हैं। किसको? रेख्ता को। रेख्ता का क्या मैटर है? रेख्ता का शाब्दिक अर्थ है घिरी हुई। जैसे संस्कृत भाषा को सरल करके प्राकृत भाषा बनी, जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में अशिक्षित पात्रों, विशेषण सेवकों या दास दासियों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार फारसी भाषा के शब्दों का सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी है उसे रेख्ता कहा गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने रेख्ता भाषा को उर्दू की एक शैली माना है। जब दिल्ली आगर की दरबारी भाषा फारसी थी, तब दक्षिणी के मुसलमानों ने दरबारों में उर्दू का प्रयोग होने लगा था। इसी उर्दू में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना होने लगी। बाद में शायरी के द्वारा इसका प्रयोग कविता में किया जाने लगा। गालिब का एक शेर है जिसमें उन्होंने स्वयं को तथा मीरा को रेख्ता का उस्ताद बताया। रेख्ते के तुम्हारी उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। अब्दुल खादिर नामक विद्वान ने रेख्ता का अर्थ किया है फारसी मिश्रित हिंदी। वस्तुत ऐसी हिंदी भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता हो रेख्ता भाषा होती है। स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होने पर इसी रेख्ता भी कहा जाता है। दक्षिणी हिंदी का हिंदवी भी कहा जाता है। जब मुहम्मद तुगलक ने सन 1327 ईस्वी में दिल्ली व दौलताबाद देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो बहुत सारी हिंदी भाषी जनता भी उसके साथ दक्षिण में गई। निजाम के हैदराबाद में उत्तर भारत में आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक एवं व्यावसायिक भी हिंदी भाषी थे। इसका संपर्क दक्षिण भारत की भाषाओं से हुआ और उनके संपर्क में एक नई भाषा बनी जो दक्षिणी हिंदी कहलाई। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो लोग निजाम हैदराबाद के शासन क्षेत्र में गए और वहीं बस गए, उनकी बोली में दक्षिणी हिंदी कहा गया। वर्तमान में हैदराबाद हिंदी दक्षिणी हिंदी कहा जा सकता है। दक्षिणी हिंदी में एक उदाहरण देखिए। दक्षिणी हिंदी में एक उदाहरण जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना, लोका ने एक शेर चावल से खाना पका के देने लगे, अर्थात लोग 1 रुपये के शेर चावल पकाकर बेचने लगे। हिंदुस्तानी भी हिंदी भाषा की एक ही रूप है। विस्तृत हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर कुछ राजनीतिक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तानी भाषा को वकालत की। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण आम जनता देते समय हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते थे। व्यवहारिक रूप से हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें न तो संस्कृत बहुल शब्दावली हो और न ही फारसी के कठिन शब्द हो। आम जनता में बोली
समझी जाने वाली ऐसी सरल हिंदी जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों की बीच बीच में पिरोए गए हो हिंदुस्तानी भाषा कही जाती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा साधारण बोलचाल की इस भाषा हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार का प्रयास जारी रहा, किंतु जब इसमें जानबूझकर सीता माता जैसे शब्दों के स्थान पर सीता बेगम जैसे उर्दू शब्दों की भरपार की गई तो हिंदुओं और हिंदू समर्थकों ने इसका तीव्र विरोध किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुसार हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होता है। हिंदुस्तानी नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अंग्रेज अफसर जिस साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग आम जनता से वार्तालाप हेतु करते थे उसी को हिंदुस्तानी कहा गया। किस्से, गजलें, कहानियाँ, शायरी जो कुछ भी साधारण जनता के लिए लिखा गया वह आम हिंदुस्तानी जबान में ही था। ठीक है, अब अपन संचार और माध्यम की हिंदी है ना, संचार माध्यम में हिंदी क्या है, क्या रूप है इसका, है ना, इसको अपन पढ़ते हैं। तो देखो इसमें अपन संचार का अर्थ क्या है, एक सूचना से दूसरे तक पहुंचाना। इसके लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग होता है अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना। संचार की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी देखने या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। अगला डॉक्टर हरि मोहन के अनुसार, है ना, डॉक्टर हरि मोहन के अनुसार संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। उक्त परिभाषाओं में संचार में जो लक्षण प्रकट होते हैं वे इस प्रकार होते हैं, है ना। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है। संचार का एक अर्थपूर्ण संदेश है। यह संदेश अथवा सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाई जाती है। संचार के माध्यम से वैज्ञानिक आदान प्रदान होता है। संचार की आवश्यकता या उद्देश्य निम्न प्रकार से बताए जा सकते हैं। जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, विचारों या अवधारणाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी भावनाओं एवं संवेगों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी को अपने विश्वास में लाने के लिए। संचार एक और सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार होता है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के संपर्क बढ़ता है, वे एक दूसरे के प्रभावी करते हैं। ठीक है, दिशा निर्देश प्राप्त करते तथा समाज में सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता बढ़ाते हैं। संचार और सूचना आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। जिसके पास नवीनतम सूचनाएं वे शक्तिशाली है और जिसके पास सूचनाओं का अभाव है वही पिछड़ा हुआ है, कमजोर है। सूचना ज्ञान का एक भाग है। हम देश विदेश, गांव नगर मोहल्ले में सारी सूचनाओं तथा समाचारों की जानकारी चाहते हैं। इन सूचनाओं की जानकारी हमें संचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि से मिलती है। सूचना पाना हमारा मौलिक अधिकार है तथा सभ्यता की सीढ़ी है। उस सूचना का उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। जनसंचार माध्यम के भेद। जनसंचार सामान्य माध्यम के 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, है ना, बांटा जा सकता है जो इस प्रकार है। मुद्रण संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, नवीन संचार माध्यम। इनमें से प्रथम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पम्फलेट आदि आते हैं। जबकि द्वितीय संचार माध्यम से रेडियो, ऑडियो कैसेट, टीवी, वीडियो कैसेट, सीडी, फिल्में आदि आती हैं। नवीन संचार माध्यम में इंटरनेट, कंप्यूटर प्रणाली एवं उपग्रह संचार आदि को लिया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि दो व्यक्तियों के बीच का संचार तो पत्र, टेलीफोन, सेलुलर फोन, पेजर, वायरलेस, फैक्स आदि से भी हो जाता है, किंतु जनसंचार माध्यम के अंतर्गत उन्हीं साधनों को लिया जा सकता है जिनके माध्यम से कोई सूचना अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाई जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य एक ऐसी तकनीक जिसमें सूचना या संदेश कम से कम समय में जनता के बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचा जा सके। सारा संसार आज एक गांव बन गया। आज का युग संदेश विस्फोट का युग है। अनेक संदेशों की बौछार संचार माध्यम से हमारे मस्तिष्क पर हो रही है। आज इसलिए मानव बाह्य निर्देशित होता जा रहा है। वह अपने विचारों पर कम तथा जनसंचार साधनों पर उपलब्ध विचारों का अधिक भरोसा कर रहा है।
कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि संचार माध्यम टेलीविज़न एक एवं इंटरनेट में हमारे जीवन को अनेक रूप में प्रभावित किया गया है। दुनिया में किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना पलक झपकते हमारे पास पहुंच जाती है। इंटरनेट में सूचनाओं का आदान प्रदान को इतना सुलभ बना दिया है कि ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं अब हमारी मुट्ठी में है। इन्होंने हमारी बौद्धिक क्षमता, मनोविज्ञान, चिंतन पद्धति, संस्कृति, नैतिक मूल्य, सामाजिक आदि को प्रभावित किया है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन गड़बड़ा गया है। पहले हम हिंसा के समाचार पढ़कर चौंक उठते थे, परंतु अब टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली हिंसा हमें इतना प्रभाव नहीं करती। हमारी संवेदनाएं मरती जा रही और हम भावना शून्य होते जा रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण आज हिंदी बोलने वाली जनता को आर्थिक दोहन करने की प्रवृत्ति ने हिंदी चैनलों की भरपाई कर दी। कंप्यूटर पर भी हिंदी छाती जा रही है। समग्रता जनसंचार माध्यम से हमारे जीवन को अनेक प्रकार प्रभावित किया है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम टीवी, रेडियो, इंटरनेट पर भी हिंदी अधिकांशिक प्रयोग हो रहा है। टीवी के अधिकांश चैनल हिंदी का व्यवहार कर रहे क्योंकि वे अपने कार्यक्रम उस जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जो भारत के गांव में रहती है और जहां अधिकतर हिंदी बोलबाला विज्ञापन की भाषा है भी हिंदी है, क्योंकि अधिकतम कंपनियां अपने उत्पादनों का प्रचार हिंदी भाषी जनता में करना चाहती है, जिसे बोलने वालों की संख्या भारत में किसी भी अन्य भाषा की तुलना में कहीं अधिक है। संचार माध्यम में हिंदी को बढ़ते प्रयोग में निश्चित ही हिंदी की भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। फिल्में भी भाषा के प्रसार में सहायक होती है। हिंदी फिल्मों में भी हिंदी का प्रचार पर्याप्त योगदान है। ठीक है, अब अपन इसके हिंदी भाषा के क्रम में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अपन पढ़ लेते हैं ना, ताकि अपने को सुविधा होगी, है ना। चलो, प्राचीनतम भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है ना? तो अपभ्रंश तो है, प्राकृत भी है, पाली भी, जबकि संस्कृत मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है ना। मध्य में जिनका विकास हुआ है, संस्कृत का तो शुरुआत में हुआ है। अपभ्रंश भाषा काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल इसमें से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी भाषा अपभ्रंश में प्रयुक्त नहीं है ना? तो अवध तो है, देश भाषा भी है, अवध भी, जबकि टिंगल नहीं है ना। आगे, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा बोला जाता है ना। कई भाषाओं की इसमें क्या है? मिश्रण है अलग। संस्कृत, प्राकृत, पाली ये तो मेन भाषा, लेकिन अपभ्रंश अलग है। कई भाषा को टुकड़े हुए हैं जिसको अपन वियोगात्मक करते हैं ना। ठीक, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। संस्कृत में किसी शब्द में कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24। हिंदी में किस शब्द में मूलतः कितने रूप बनते हैं? 2। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्य ने कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत ने किसे माना है? सरप्पा को। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। पावड़ दोहा किसकी कृति है? राम सिंह की। इसमें किस कवि की गणना 84 सिद्ध में होती है? सरप्पा की। कौन सिद्ध नहीं है? लुईपा तो है, गौरवपा तो है, सरप्पा, जबकि देवसेन इसमें सिद्ध नहीं है। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत। अपभ्रंश, पाली, हिंदी, तो इसमें संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। कौन पश्चिम हिंदी की बोली है? खड़ी बोली। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा। हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? 8। हिंदी भाषा में कितने वाच्य होते हैं? 3। कर्म कहते भाव, है ना। हिंदी भाषा की रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3। रचना की दृष्टि से 3 होते हैं वाच्य, है ना। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3। राम ने कहा कि कल मैं जाऊंगा, रचना की दृष्टि से है मिश्रित वाक्य। क्यों? क्योंकि ये जो राम ने कहा ये इसके ऊपर निर्भर है। यदि ये हटा दो अपन तो कल जाऊंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। पुस्तक राम द्वारा पढ़े गए वाक्य में वाच्य है कर्म।
वाच्य कितने गुण होते हैं? 3। हिंदी शब्द में कितने प्रकार के होते हैं? 2। हिंदी भाषा बोलने वाले अनुमानित संख्या कितनी? 70 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां? 18। इनमें से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? मगही नहीं, जबकि बागुरी, बुंदेली, खड़ी बोली ये तो है पश्चिमी हिंदी की, जबकि मगही इसमें नहीं है। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसमें अवधि आती है, जबकि राजस्थानी, बिहारी, पश्चिम हिंदी के अंदर इसमें अवधि नहीं आती है। ठीक है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? मारवाड़ी नहीं, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तो बिहार की है। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधि में। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा। इनमें से ब्रज भाषा किस नाम की बोली नहीं है? मतलब इसमें जो ब्रज भाषा है किस नाम की बोली नहीं है? तो इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है ना? तो जो ब्रज भाषा है वो मथुरा की तो है, आगर की भी है, हाथरस की, जबकि इटावा की ब्रज भाषा नहीं है। इटावा नगर है ना, उसकी ब्रज भाषा नहीं है। इंद्र उज्जैन में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? मालवी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? कोमायनी, जो नैनीताल के आसपास बोली जाती है। ठीक है। आगे, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंदर कितनी उपभाषा बोलियां मानी जाती है? तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 2 उपभाषा और 18 बोलियां मानी जाती हैं। भाषा, 1 मिनट यार। आगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अपने को सत्य कथन छांटना है ना। तो इसमें तीसरा असत्य, इसको काट दो, बाकी सब सत्य। क्या है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर में है, सही। कन्नौज का केंद्र फरुखाबाद में, इटावा में, सही। ब्रजभाषा केंद्र दिल्ली, गलत है ये। मालवा केंद्र इंदौर उज्जैन है, सही। इनमें से बस सत्य छांटना है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, राइट। विद्यापति भोजपुरी कवि है, गलत। हरियाणा का एक नाम बांगुर है, राइट। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, राइट। इनमें से कौन सी ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है ना? जो ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है। अलीगढ़ तो आता है, मथुरा आता है, भरतपुर भी आता है, जबकि गाजियाबाद इसमें नहीं आता है। ठीक है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है ना? तो खड़ी बोली है। असत्य युग्मों को अलग कीजिए। मैथिली विद्यापति, राइट। तुलसी अवधि, राइट। केशव खड़ी बोली, राइट। और बिहारी ब्रजभाषा, गलत। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान सरकारी कामकाज में स्वीकृत किया कहलाती क्या? राजभाषा। किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है। आगे, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 343(1) के अंतर्गत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? परमचरित। अपभ्रंश में लिखा गया रामचरित्र कौन सा? परमचरित। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्राकृत। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली। कौरव की दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सेनी से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को। अवधि का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी से। अवधि का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी से। ढूंढाली बोली का दूसरा नाम क्या है? जयपुरी। असत्य कथन, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, गलत है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जा सकती है, राइट। हिंदी साहित्य के अंदर सभी बोलियां का साहित्य है, सही। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, राइट। जबकि इसमें बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, गलत है, ये गलत है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना। अपभ्रंश भाषिक एवं व्याकरणिक रूप से विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र ने। कौन सा सत्य जोड़ा ठीक नहीं है? इसमें गलत जोड़ा अपने को बताना। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ थे, राइट। सदल मिश्र नासिकेत आख्यान थे, राइट। मुंशी सदा सुखलाल रानी केत की कहानी थी, ये गलत हो जाएगा इसमें। लल्लूलाल प्रेम सागर है ना, तो तीसरा इसका जोड़ा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, सभ्य है, सर्वनाम है, इनमें से कोई नहीं, अवयव नहीं विकारी शब्द है। इन गामन में छोरनी पहिए ए ये किस बोली का वाक्य है? ब्रज का। उचित मेल नहीं, वो अपने को बताना है। ब्रज भाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, राइट।
अवधी बघेली पूर्वी हिंदी राइट। मारवाड़ी छत्तीसगढ़ राजस्थानी गलत। भोजपुरी मैथिली बिहारी राइट। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? एकता तो है, उर्दू भी है, हिंदुस्तानी भी है, जबकि हिंदी का एक रूप कोंकणी नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, है ना। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1976 में, है ना। 1955 होता है कि 1976 में हुआ था। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते? है ना। ख श्रेणी के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये हिंदी प्रदेश राज्य है। ये क श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। इनमें से भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कम होता है? हिंदुस्तानी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। भरतेश्वरी बाहुबली राम नामक रचना के रचिता कौन है? शालिभद्र सूरी। 84 सिद्धों के पहले सिद्ध कौन थे? लुइपा। आज हो गया चरा बन गए, ये पंक्ति किसकी? ब्रजभाषा की। हिंदी की रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवध की। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बघेली। आगे 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? ब्रजभाषा की गद्य रचना। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। अष्टयाप के रचिता कौन है? नाभादास। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1976। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? मतलब इसका सुमिलित सही साठ इसमें नहीं है। तो शेरसनी ब्रज, ये तो सही है। मराठी महाराष्ट्र राइट। पूर्वी हिंदी अर्ध मांगदेव ब्रंश राइट। पंजाबी ब्रांचंड, ये नहीं है। इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी राइट। मारवाड़ी राजस्थानी राइट। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी राइट। बुंदेली पूर्वी हिंदी, ये गलत। इसका सुमेलक ठीक नहीं है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली की सूचक है? ब्रजभाषा का। इस समय हिंदी के क्षेत्र के अंदर कितने प्रदेश है? 10। भूतकाल के कितने भेद है? 6। सही मेल कौन सा नहीं है? भोजपुरी लखनऊ, कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस। तो कन्नौजी इटावा इसका तो सही मेल है। ब्रजभाषा हाथरस में सही। बुंदेली झांसी में सही। बुंदेली भोजपुरी जरा लखनऊ, ये गलत है। रामायण किस भाषा का रचित है? संस्कृत। संस्कृत में। पाली किस धर्म की भाषा? बौद्ध धर्म। अवग्रंथ भाषा काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? देश भाषा। बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? खस से। शोरसेनी प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? शूरसेनी। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? ज्योतिषुर ठाकुर की। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? उक्ति व्याकरणी प्रकरण। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? शंभू को। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। गलत जोड़े को अपने को अलग करना है। तो विद्यापति कीर्तिलता, ये तो सही है। हेमचंद्र शब्दानुशासन राइट। और राम सिंह फावड़दोवा, ये भी राइट। दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर, ये इसमें गलत है। ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? जैन साहित्य में। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? मार्कंडेय में। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरणी नहीं है? शब्दानुशासन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? कासगंज में। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इसमें से क्या है? कन्नौजी। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? गौड़ी संप्रदाय से। लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पेशाची। कौन सा कथन असत्य है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ है राइट। बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है, गलत है। पहाड़ी भाषा का विकास खद अपभ्रंश से हुआ है राइट। सिंधी भाषा का प्राचीन अपभ्रंश से विकसित हुई है राइट। इनमें से विवरणात्मक भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का
जब साहित्य भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? देश भाषा। इनमें से कौन से कृत्य राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? भरत मिलाप तो है, हनुमान अष्टम है, रामाष्टम भी है, चित्रावली इसमें नहीं है। आगे भल्ला हुआ जो मरिया बहिनी महान कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? मंजू कवि की। सही जोड़े को छांटिए, सही जोड़े छांटना। पुष्प, इसमें सही जोड़ा इन चारों में से शंभु परमचर्य की है ना, ये सही जोड़ा। जनसंचार का माध्यम है रेडियो, जनसंचार का माध्यम नहीं है डॉक्यूमेंट्री, ये नहीं है, जबकि रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है। आगे इसने अपने को सुमेलित करना है ना, तो सिंधी, सिंधी का इसमें क्रम आएगा प्राचीन अपभ्रंश से, ठीक। पंजाबी इसमें डक्कर अपभ्रंश से, ब्रजभाषा इसमें शोरसेन अपभ्रंश से, और अवधि इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक। सिंधी विकसित हुई किससे? ब्राज अपभ्रंश से, पंजाबी टक्कर अपभ्रंश से, ब्रजभाषा शोरसेनी अपभ्रंश से, और अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भाग 1 अध्याय 17 धारा 343(1). न किस वर्ग का व्यंजन है? दंत्य। हिंदू पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? प्रसाद ने। मतवाला के संपादक इनमें से कौन है? मतवाला के संपादक इसमें निराला जी है। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इसमें से कौन ने किया था? श्याम सुंदर दास ने। श्रद्धाराम फुलोरी किस प्रांत के निवासी थे? पंजाब। निम्न में जोड़ों में से असत्य कथन छठे, अपने को असत्य कथन को छांटना है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्टज्ञ है, ये राइट है। गंग कवि चंद छंद वर्णन महिमा, सही। सरल मिश्र नासिकेतोपाध्याय, नासिके पे ये भी सही है। मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर, ये इसमें असत्य कथन है, ठीक है। आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को। उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? जिनदत्त सूरी की। ग्रंथ का नाम और रचनाकार, ठीक है। तो श्रावकाचार्य ये देवसेन के रचित ग्रंथ है। योगासार ये जो हिंदू के। कीर्तिलता विद्यापति। पाहुड़ दोहा राम सिंह, ठीक है। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। श्रावकाचार्य देवसेन, योगसार जो हिंदू, कीर्तिलता विद्यापति रचनाकार है, और पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह है, ठीक है। आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, ठीक है। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? नाभादास। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इनमें से आधुनिक काल के कवि है सत्यनारायण कविरत्न। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1900 से। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर की। जबकि छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, झारखंड की तो राजभाषा हिंदी है, जबकि जम्मू कश्मीर की उर्दू है। संप्रदान कारक की विभक्ति कितनी के लिए? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए। व्यापक क्षेत्र में व्यवहार होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की धारा के अंतर्गत किया गया है? 344। राजभाषा आयोग का गठन है ना,
राजभाषा 344 धारा के अंतर्गत किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खेर की अध्यक्षता में। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। बोली और क्षेत्र, ये अपने को टिक करना है। बुंदेली झांसी, अवधी लखनऊ, ब्रज आगरा, कन्नौजी इटावा। आगे, कुमायूनी किस प्रांत की बोली? उत्तराखंड की। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? टीवी तो है, इंटरनेट भी, रेडियो जब टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन पर अपन बात करते हैं। असत्य कथन, तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, यह सत्य नहीं होती। भाषाओं की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, राइट, ये सही है। एक भाषा के अंतर्गत कहीं बोलियां होती है, राइट। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली में नहीं, बोली का नहीं, गुड। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनि होती है? 11। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवा कहलाते? अम और अह। ये तो यरलव को अंतस्थ बोलते हैं, शश को उसमें व्यंजन बोलते हैं, रिश्रत्र को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18, जबकि 43 ये तो राइट है। 68 ये भी सही है, 82 ये भी। 18 नहीं, 18 आता है ना, 18, ठीक। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। हुई है तो सही है, पढ़ाई भी सही है, लीजिए भी सही, जब गए शब्द इसमें गलत है, गए यह आएगा, है ना। 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? सरकारी कामकाज की भाषा होना, ये इसके लिए आवश्यक नहीं, जबकि विस्तृत शब्द भंडार ये होना चाहिए, व्यापक क्षेत्र में बोलनी होनी चाहिए, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए, ये 3 गुण तो होने चाहिए, जबकि सरकारी कामकाज होना ये जरूरी नहीं है राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 351। राजा लक्ष्मण सिंह आगर में कौन सी पत्रिका निकालते थे? प्रजाहितैषी। परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या? मानक भाषा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया गया? 14 सितंबर 1949। भाग्यवती उपन्यास के लेखक इसमें से कौन है? सद्दाराम फुलोरी। किसका संबंध कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं हुआ? सदन मिश्र का हुआ, लल्लूलाल का है, इंशाअल्लाह खां का है, जबकि लक्ष्मण सिंह का संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंद्रयान। चंद्रयान जो कृति मुल्ला दाऊद की है। भाषा योग वासिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र से? कवि वचन सुधा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? उदत्त मार्तंड को। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? क्ष नहीं है, जबकि ड ये तो है, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ण है? ड। ट वर्ग के सभी मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं, ठीक है। विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। स्पष्टता है, निश्चितता है, नियतता है, जबकि ध्वन्यात्मकता देवनागरी की विशेषता नहीं है। अमीर खुसरो का काल क्या है? 13वीं शताब्दी। इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? लालदास। रोहतक, हिसार, करनाल के कौन से बोली है? भांगुर। हतो हते हति किस बोली के भूतकालीन साहित्य क्रिया रूप है? बुंदेली। ईया प्रत्यय किस बोली की पहचान है? अवधी। रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? बघेली। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति का अवकाश शब्द है? ब्रजभाषा।
उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल में किया जाता है? ब्रजभाषा। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1914। कश्मीरी सुषमा किस कवि की काव्य कृति? श्रीधर पाठक। भारत भारती के रचना काल नाम बताइए? मैत्री शरण गुप्त। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? छायावादी युग में। अज्ञे किस काल के कवि थे? प्रयोगवादी युग के। शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? शायद वह आया हो संभवत वर्तमान काल का है ना, जिसमें शर्त लगी होती है। यदि तुम आते तो मैं जाता है काल निर्धारित है, हेतु तुम अद्भुत काल का। वह जाए तो मैं आऊँ यह वाक्य इनमें से किस काल का है? हेतु भविष्यकाल का। आसन इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की नहीं है? मगही नहीं है, जबकि मालवी है, बागुरी है, बघेली है। इनमें से कौन सा वर्ण दिव्य व्यंजन है? ड, जिसको तड़ीन जात भी बोलते हैं। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य गुजरात है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी में राज्य में केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती थी? हिंदी अंग्रेजी दोनों में। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदू। इनमें से सही कथन अपने को छांटना है। स्थापना उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं होती जाती थी, द्रविड़ परिवार की नहीं। तर्क में दे रखा है द्रविड़ परिवार से संबंध भाषा दक्षिण भारत की भाषा है, इनका संबंध भारोपी परिवार से नहीं, आर्य भारत के मूल निवासी थे। ये मतलब ये तो सही और आसंद रूप से सही है, यानी दोनों का मेल नहीं हो रहा है इसमें। अगला स्थापना हिंदी में ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा। तर्क हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा को झुकी थी। ये इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आगे इसमें बढ़ते हुए कालक्रम की रचना का सही क्रम निर्धारित कीजिए, है ना, रचनाओं का। तो चंद्रायन पहले, फिर मृगावती, फिर पद्मावती, फिर चित्रावली। ठीक है, ये जो मैंने राइट कर रखे ये उत्तर इसके सही है ना, इसलिए अपन मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, है ना, उंगली ने रख रहा हूँ तो आप समझ जाना। इसमें बढ़ते हुए कालक्रम के कवियों का क्रम निर्धारित करना है ना, कवियों का। फिर मुल्ला दाऊद, कुतुबन, फिर जायसी, फिर उस्मान, ये इनके कार्यक्रम के क्रम है, कालक्रम। आगे महाकाव्यों के बढ़ते हुए रचना काल का क्रम निश्चित कीजिए। पद्मावली, रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत। तर्क संबंधी प्रश्न। स्थापना सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रज भाषा की काव्य रचना पुनः समाप्त हो गई। तर्क ब्रज भाषा भक्ति काल के रीतिकालीन की नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंद्र युग में भी काव्य भाषा रही। कालांतर में देदी युग की छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। आर असंत रूप से सही, जबकि आर पूर्ण रूप से सही नहीं है, सही है ना। इन कवियों का आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीधर पाठक, हरिओत और पंत और अज्ञे जी। स्थापना खड़े बोली की कविता में लाक्षणिक समावेश छायावादी काव्य में प्रमुखता से हुआ, यद्यपि ब्रज भाषा में लक्षक एवं व्यंजन बल को घनानंद खुबकी बजानते थे, जो कि रीतिकाल में रीतिमुक्त धारा के कवि थे। तर्क लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्य में केवल छायावादी कवियों ने किया, क्योंकि अन्य कवि लक्षणा और व्यंजना से परिचित नहीं थे। ये सही और आर पूर्ण तरह गलत है ना। पुस्तक के रचनाकाल दृष्टि से आरोही क्रम अपने बताना है। तो संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर और प्रिय प्रवास है। स्थापना अगला राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। इसी श्रेणी में राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है। तर्क क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी है तथा उनकी राजभाषा हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्य में राजभाषा हिंदी नहीं अपितु वहाँ की प्रादेशिक भाषा राजभाषा की मान्यता प्रदान है। ये आशय से आर पूरा सही है। ठीक, भाषाओं की प्राचीन से नवीन क्रम व्यवस्था की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप और विकसित होने वाली भाषा बोली है ना, अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से इसमें ब्रज भाषा विकसित हुई है। आगे मागधी अपभ्रंश से मैथिली, अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी
और पेशा जे अपभ्रंश से पंजाबी। ठीक। भोजपुरी, बलिया, छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, बुंदेली, झांसी, बघेली, रीवा। भांगूर पश्चिम हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी, मेवाती राजस्थानी और मैथिली बिहारी। भाषाओं का प्राचीन नवीन क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। ग्रंथों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित: वाल्मीकि रामायण, गाथा, सप्तशती, रामचरितमानस, बिहारी सत्सई। भाषाओं को उनके प्रादेशिक सम्मिलित कीजिए, है ना। देखते हैं अपन इसका क्रम क्या है व्यवस्थित। पहले इनको पढ़ लो, है ना। शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मध्य देशीय और कश्मीरी प्रदेश। ठीक है ना। तो शोरसेनी अपभ्रंश का क्रम मध्य प्रदेश ही रहेगा। ठीक है ना। शोरसेनी अपभ्रंश मध्य प्रदेश में, और मागधी अपभ्रंश का यदि देखा जाए, मागधी अपभ्रंश बिहार रहेगा, और महाराष्ट्र अपभ्रंश महाराष्ट्र, और पेशाजी अपभ्रंश राजस्थानी रहेगा, है ना। पेशाजी अपभ्रंश राजस्थानी रहेगा। ठीक। आगे, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? भोलानाथ तिवारी। आरोग्य कार्यक्रम अनुसार आयोजित कीजिए: पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कामायनी। कवियों का रचना काल आरोही क्रम में: शंभू, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और कबीर। रचनाओं का कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए: कीर्तिलता, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी। कवि कालक्रम: शंभू, विद्यापति, बिहारी, निराला। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्यक्रम: तो उदंत, मार्तंड, कवि वचन सुधा, सरस्वती, विशाल भारत। निम्न भाषाओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम व्यवस्थित कीजिए: हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। निम्नलिखित बोलियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखिए: तो बागुर, बुंदेली, मालवी और मैथिली। ठीक। आगे अपना है काल के आरोही क्रम में इन काव्य धाराओं को व्यवस्थित कीजिए। काव्य धारा है ना। छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नवीन गीत। आगे रचनाओं को कालक्रम में आरोही क्रम में: नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, प्रेमाश्रय, सन्यासी। आगे सूची को अपने मिलान व्यंजन और उच्चारण स्थान। ब का क्या है? वष्टि, झ का तालव्य, ड का मूर्धन्य, त का दंतय। विकसित होने वाली अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप, है ना। मैथिली मागधी अपभ्रंश से, मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक। एक बार पढ़ लेते। मैथिली मागधी अपभ्रंश से, मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश से। कीर्ति पताका अपभ्रंश में इन रचनाओं का रचनाकाल लिखिए। अपभ्रंश की इन रचनाओं के रचनाकार, है ना। कीर्ति पताका विद्यापति, शब्दानुशासन हेमचंद्र, संदेश राशक अब्दारोही, परमचरित शंभू। देख लो इसके। कीर्ति पताका क्या आएगा? विद्यापति, शब्दानुशासन हेमचंद्र, संदेश राशक अब्दुरम, परमचरित शंभू। अनुराग बांसुरी, इसमें क्या लिखा है? काव्य ग्रंथों के रचनाकारों की सूची सम्मिलित करते हुए कोड चयन कीजिए, है ना। तो अपन देखेंगे अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद ही आएगा इसका सही का सही, है ना। और चित्रावली उस समान, चंद्रयान मुल्ला दाऊद, और हंस जावारी कासिम शाह। ठीक। आगे बुंदेली खो, ब्रजखोरी हो, अवधि मोर, बांगुर से,
निम्नलिखित कहानियों के रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानी केतकी की कहानी, नमक का दरोगा, खितिन बाबू, मलबे का मालिक। इस पद्यांश को पढ़ लेना आप, है ना, गद्यांश को, फिर अपन आगे इसका उत्तर हल करेंगे। ठीक, देख लो आप, इसके स्लोट पढ़ लेना, उसके बाद में अपन आगे इसके उत्तर डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है या वीडियो रोक के पढ़ लेना। ये गद्यांश का तो एक भाग और ये भी है ना। चलो अब अपने प्रश्नों को हल करते हैं, है ना। वीडियो रोक के गद्यांश को पढ़ लेना, फिर इसको हल करना। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। संविधान में राजभाषा का प्रावधान क्या है? भाग 17, अध्याय धारा 343(1). उक्त अवतरण का शीर्षक क्या होगा? जो आपने गद्यांश पढ़ा होगा उसका पद्यांश, इसका पूरा शीर्षक क्या है? राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अंकों को किस रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में। हिंदी के साथ साथ भारत में सरकारी कामकाज किस भाषा हो रही है? अंग्रेजी। चलो अगला गद्यांश भी देख लो आप। इससे अपन 224 से 28 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। वीडियो रोक के पढ़ लेना आप। चलो अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। कविता का राग छंद से तृप्त होता है, यह कथन सही है। हाँ, कविता के छंदों का अस्वाभाविक बंधन क्या है? अनुचित है। राग और कल्पना का क्या संबंध है? परस्पर पूरक का। छंद की इंगित कवित रोग क्या स्पष्ट होता है? भाषा का संगीत किस उपकार का? छंद का। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस गद्यांश का, इसको भी अपन पढ़ेंगे। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या? श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा का कारण किन कर्मों का महत्व बढ़ जाता है? जिन धर्म कहा जाता है उनका। धर्म का सबसे बड़ा स्मारक लेखक किसे माना है? कर्ता को। ज्योतिष्मान शक्ति केंद्र का अभिप्राय क्या है? श्रद्धे। अपने सत्कर्म द्वारा मनुष्य की सद्वृत्ति का आकर्षण का केंद्र कौन बन जाता है? कर्ता। ठीक, इसके 2 प्रश्न वो भी आप देख लेना है ना, वीडियो रोक की शुरुआत की। ये वाला भी अंतिम पे से देख लो आप। चलो नीचे, उपयुक्त अवतरण की शैली किस प्रकार की है? विवरणात्मक शैली। इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या होगा? ब्रजभाषा। कौन सा कवि ब्रजभाषा का है? उपयुक्त भारतेंदु, जगन्नाथ दास और बिहारी सभी। लेखक के अनुसार ब्रजभाषा कितने वर्षों का काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है? 600 वर्ष तक। ब्रजभाषा का उत्तम पुरुष एकवचन उपयुक्त है? हाँ। ठीक है, तो ये अपना आज हिंदी का विकास क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन डीप में पढ़ा है ना। इससे अपना इस सिलेबस हो जाए, उसके बाद में अपन अच्छे से एक एक चीज़ों को भी अपन प्रश्नों को भी अपन समझेंगे ना। मैंने इसलिए पढ़ा ताकि अपना समय की बचत हो जाए, अपना सारी चीज़ें आप हल कर लो, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें।